एनिमल्स में सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है, इसी तरीके से प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। अगर आप कैरोलस लिनियस साहब का क्राइटेरिया देखो तो आप इस पेड़ की एक लीफ तोड़ो, इस पेड़ की एक लीफ तोड़ो, आपको अलग अलग शेप दिखाई देगी। आप कहोगे ये तो अलग अलग स्पीसीज है। ब्राउन एल्गी में अगर एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे, इट्स कॉल्ड एज टाइप, जो कि स्टेम की तरह बिहेव करता है। सो इट्स नॉट ओरिजिनल स्टेम, इट्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। आर फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रो क्या होता है? एरिथ्रो मतलब रेड, जैसे आपकी रेड ब्लड सेल जो है दे आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इन द माइंड मैप सीरीज ऑफ कंपटीशन वाला चैनल। हम लोग लास्ट माइंड मैप के अंदर डिस्कस कर चुके थे अबाउट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वहां हम लोगों ने जाना कि 1969 में आर.एच. विटेकर साहब ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इन्हें 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3 किंगडम्स की डिटेल्ड स्टडी भी कर ली थी। हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ चुके थे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके थे और किंगडम फंजाई के बारे में भी पढ़ चुके थे। नाउ इट इज टाइम टू एंटर इन द किंगडम प्लांटे, यानी प्लांट किंगडम को अब हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां पर सारे के सारे प्लांट्स आपके मौजूद होते हैं। और प्लांट के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स क्या है कि ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। यहां पर ज्यादातर आपके मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे होंगे, एज वेल एज यहां पर ये सेल वॉल भी कंटेन करेंगे जो प्राइमरीली सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। जैसे फंगस में जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, एनिमल्स में सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है, इसी तरीके से प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। यहां पर मात्र 4 शीट्स के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा, और ना सिर्फ मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा बल्कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो इतने बड़े चैप्टर में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दी हुई है अलोंग विद देयर लाइफ साइकिल्स बहुत ही कंसोलिडेटेड और क्रिस्प फॉर्मेट में बताऊंगा। यानी ये एक रामबाण होने वाला है आप लोगों के रिवीजन के लिए। एक भी चीज यहां पर मिस नहीं हो रही होगी और आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आपका एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या प्लांट किंगडम की जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारे दिमाग में वो हमेशा से सेम रही है या डिफरेंट रही है। तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि प्लांट किंगडम की जो डेफिनेशन है ना ये बदलती रही है विद टाइम। क्योंकि अगर आप 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखें तो वहां पर क्राइटेरिया क्या था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का? भाई जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल है वो प्लांट, जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स। सिंपल सा क्राइटेरिया था, कैरोलस लिनियस साहब ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। यहां पर हम लोगों ने प्लांट के अंदर किस किस को देखा? भाई आपके जो बैक्टीरिया थे उनमें भी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी, वो भी आपके किंगडम प्लांटे में आ गए। आपके कुछ प्रोटिस्ट हैं जैसे क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, इनमें भी सेल वॉल थी, ये भी आपके कहां पर आ गए? किंगडम प्लांटे में आ गए। फंगस जिनमें काइटिन की सेल वॉल थी ये भी कहां आ गए? किंगडम प्लांटे में आ गए। सारे प्लांट्स जिनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल थी ये तो प्लांटे में थे ही। यानी पहले प्लांट की डेफिनेशन अलग थी। पहले आपका जो साइनोबैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, वो भी आपके प्लांटे में आ रहे थे, कुछ प्रोटिस्ट भी आपके प्लांटे में आ रहे थे, फंगस भी आपका प्लांटे में आ रहा था। अब क्या कर दिया हम लोगों ने? अकॉर्डिंग टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन, वक्त के साथ हमारे क्राइटेरिया भी तो इंप्रूव हुए हैं, उस हिसाब से हमने ऑर्गेनिजम्स को उनकी सही जगह प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। और अब हम प्लांट के अंदर सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं, वो भी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। और बायोलॉजी में सीक्वेंस कैसे दिखाया जाता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ आप मूव कर रहे होते हैं। यानी अगर आप किंगडम्स की ही चर्चा करें, हमने सबसे पहले मोनेरा किंगडम को पढ़ा क्योंकि उसमें एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और दूसरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तक नहीं है, वो इतने सिंपल हैं। उसके बाद हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना स्टार्ट किया, दैट इज प्रोटिस्टा, यानी वो मोनेरा से कॉम्प्लेक्स थे। देन हमने फंगस को पढ़ा जो कि आपका प्रोटिस्टा से कॉम्प्लेक्स थे। देन हम प्लांट पढ़ रहे हैं जो कि फंगस से कॉम्प्लेक्स है, एंड देन हम अपने बारे में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे जो सुप्रीमली कॉम्प्लेक्स है। राइट? तो हम हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। बायोलॉजी में इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आपकी दिखाई जाती है। तो अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट प्लांट कौन से हैं, तो क्या आप कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट एल्गी है, क्योंकि इनको हम पहले पढ़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एल्गी ही सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स है।
और कोई अगर पूछे कि दुनिया के सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्लांट्स कौन से हैं, तो क्या वो एंजियोस्पर्म्स हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, विदाउट एनी डाउट हो जाएंगे, राइट? तो यहां पर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ते हुए चलेंगे सारी की सारी चीजों को। अब मेरे दोस्त, आपको सबसे ज्यादा फोकस टेक्निकली किस पे करना चाहिए, एल्गी पे या एंजियोस्पर्म पे? दुनिया के सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड प्लांट्स जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग से ऑर्गन डेवलप किया है जिसको हम फ्लावर कहते हैं, वो तो एंजियोस्पर्म्स है। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अगर आपने किसी पौधे में फूल देख लिया है तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि एक एंजियोस्पर्म फ्लावर है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, राइट? तो यहां पर आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और फ्लावर्स के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपके पाए जा रहे होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी एक अलग से स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। प्लस जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड होते हैं, यानी नंगे पुंगे होते हैं, इनके ऊपर फ्रूट अवेलेबल नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में आपका सीड्स के ऊपर फ्रूट भी अवेलेबल होता है। तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है जिसकी वजह से आपकी बेटर डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज होती हैं एंजियोस्पर्म्स के पास। एंड दैट्स व्हाई वो जहां पर भी जीवन पॉसिबल होगा एक प्लांट के लिए वहां पर पाए जा सकते हैं। तो हमारा मेन जो कंसर्न है वो है एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करना, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। तो इनका नंबर सबसे ज्यादा है, तो इनको क्लासिफाई करना हमारे लिए प्राइम प्रायोरिटी है। इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने एंजियोस्पर्म्स को अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश करी। सबसे पहले हमारे लीनियस साहब ही आ गए जिनकी हैट्रिक पूरी हो चुकी है। हैट्रिक कैसे पूरी हुई? चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमें बताया। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के बारे में। और आज हमें आर्टिफिशियल सिस्टम देकर जा रहे हैं, तो एक हैट्रिक तो इनकी हो चुकी है। आर्टिफिशियल सिस्टम विच वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस साहब, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में ले रहा था, यानी दो प्लांट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं उस बेसिस पे उन्हें सेम या डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा रहा था। यानी अगर एक पेड़ है और एक दूसरा पेड़ है, इनकी पत्तियां कैसे कलर की हैं, इनकी पत्तियों का नंबर कितना है, इनकी पत्तियों की शेप कैसी है, ये जो इजीली आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर्स हैं, इन बेसिस पे हम दो प्लांट्स को सेम या डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे थे। अब ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत गलत क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, स्टेम, रूट, लीफ, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। एक एग्जांपल देता हूं बहुत प्यारा सा। समझ लीजिए एक पेड़ है, उससे एक फल गिरा और उस फल में 3-4 बीज थे। जैसे एक एप्पल का फल गिरा और 3-4 अच्छे अच्छे बीज थे उसमें। अब आपने एक बीज को ऐसी जगह पर बो दिया है जहां पर बहुत अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, वहां पर पानी की कोई टेंशन नहीं है, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो जो प्लांट है उसमें लीफ खिली खिली रहेंगी, टर्जिड रहेंगी। तो वहां पर आपको सेम ही प्लांट में लीफ ज्यादा बेहतर दिखाई देंगी, खिली खिली दिखाई देंगी। जबकि एक बीज को अगर आप ऐसी जगह डाल दोगे जहां पर वाटर स्ट्रेस है, जहां पर वाटर की क्वांटिटी अच्छी खासी नहीं है, तो उस पेड़ की लीफ जो है आपकी क्या हो जाएंगी? कर्ल हो जाएंगी, उतनी खिली खिली नहीं रहेंगी। तो अगर आप कैरोलस लिनियस साहब का क्राइटेरिया देखो तो आप इस पेड़ की एक लीफ तोड़ो, इस पेड़ की एक लीफ तोड़ो, आपको अलग अलग शेप दिखाई देगी। आप कहोगे ये तो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन हमने तो सेम फल में से ही 2 बीज लिए थे, यानी ये स्पीसीज भी सेम है और आपका पेड़ भी एकदम 100% सेम है, क्योंकि एकदम सेम जो पेड़ था, सेम पेरेंट जो था, उसी से ये दोनों बच्चे अराइज हुए हैं। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ये अलग अलग कैटेगरीज में जा रहे होंगे, क्योंकि इनकी जो शेप है लीफ की वो अलग अलग होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेरी गुड क्राइटेरिया। प्लस इसमें और भी कैरेक्टर्स लिए गए थे, जैसे कि एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में भी यहां पर कंसिडरेशन में लिया गया था आपका वो कैरेक्टर, लेकिन वो भी इतना कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। दैट्स व्हाई इस सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे भूलते चले गए, क्योंकि यहां पर मेन फोकस किसको दे दिया? मॉर्फोलॉजी को। भाई प्लांट के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, कुछ केमिकल्स हैं उसके अंदर, दे कैन बी डिफरेंट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, इन सबको देखना भी जरूरी है। तो इसके बाद अगली जो क्लासिफिकेशन आई दैट इज नेचुरल सिस्टम, जो किन्होंने दी थी? बेंथम एंड हुकर साहब ने दी थी।
ये बेंथम एंड हुकर वही साहब हैं जिन्होंने हमारे टेक्सोनॉमिकल एड वाले टॉपिक में हर्बेरियम में हमारी मदद करी थी। मैंने आपको बताया था जैसे डिक्शनरी में जो आपके वर्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, इसी तरीके से एक हर्बेरियम में हर्बेरियम शीट्स भी आपकी एक सिस्टम के तहत, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के तहत अरेंज करी जाती हैं। वो सिस्टम किन्होंने दिया था? बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था, राइट? तो यही बेंथम एंड हुकर साहब है जिन्होंने नेचुरल सिस्टम दिया विच वाज फार बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन नेचुरल सिस्टम में हम लोग एनाटॉमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी और भी काफी सारी चीजों को देखने लगे, तो इट वाज फार बेटर। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर था वो क्या था? आपका फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जो कि इंगलर एंड प्रांटल साहब ने दिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इसमें ऐसा माना जाता था कि एक कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें अच्छी खासी सिमिलैरिटीज हैं, ऑब्वियसली तभी वो सेम कैटेगरी में, सेम ग्रुप में पाए जा रहे हैं, इनका एंसेस्टर, इनका पूर्वज जो है वो सेम रहा होगा। यानी अगर आप बात करते हैं सारे कॉर्डेट्स की, तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे कॉर्डेट्स जो हैं उनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, है ना? आप बात करो सारे एनिलिड्स की, तो सारे एनिलिड्स के जो पूर्वज है वो सेम रहे होंगे। सारे जो एल्गी हैं इनके पूर्वज सेम रहे होंगे। सो अल्टीमेटली ऐसा कहा जाता है कि एक जो पूर्वज है, एक जो एंसेस्टर है, उनसे ही एक कैटेगरी के सारे ऑर्गेनिजम्स थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के बाद बनते हैं। इसीलिए इनमें अच्छी खासी सिमिलैरिटीज होती हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, सो दे कैन बी केप्ट इन द वेरी सेम कैटेगरी। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है सबसे स्टैंडर्ड कैरेक्टर माना जाता है आज के दिन में, एंड दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली है क्योंकि यहां आपको डेटा मिल जाता है। अगर आप जानना चाहो कि आप में और गधे में कितना % सिमिलर कैरेक्टर है, तो आप ये भी एग्जैक्टली कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बेसिस पे जान सकते हो। तो एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है आपको परसेंटेज में। एंड एक बहुत पुरानी कहावत है दैट नंबर्स डोंट लाई। नंबर्स हमेशा सच बोलते हैं। बातें उल्टी पुल्टी हो सकती हैं, बातों को समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नंबर तो किसी ने कह दिया कि आप में और बंदर में 87% सिमिलैरिटी है, तो 87 ही रहेगा। इट्स नॉट 88, इट्स नॉट 86। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को काफी अच्छा माना गया, बेहतरीन माना गया। इसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आई, जिसको फेनेटिक्स भी कहा जाता था। तो फाइलोजेनेटिक और फेनेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज फाइलोजेनेटिक, दिस इज फेनेटिक। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, यानी जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं सबको एक एक मार्क्स दे दिया जाएगा। समझ लीजिए 2 प्लांट्स हैं, इनमें कितने कैरेक्टर्स कॉमन है? एक कैरेक्टर कॉमन निकल गया कि लीफ यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो आप एक नंबर दे दोगे कि हाँ यार दोनों में एक कैरेक्टर सिमिलर है। यहां पे स्टेमेंस 5 है, यहां पे स्टेमेंस 5 है, आपने एक और नंबर दे दिया। यहां पे आपका गाइनोशम 1 है, यहां पे गाइनोशम 2 है, तो एक नंबर नहीं मिला, तो 0 नंबर दे दिए। ऐसे करके जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं उनकी आप कंप्यूटर में एक लिस्ट तैयार करते हो और कंप्यूटर खुद ही एनालिसिस करता है। आपको बस 2 प्लांट के सारे कैरेक्टर्स फीड करने हैं एंड इट कैन कंपेयर ऑल द कैरेक्टर्स टू जनरेट अ स्कोर कि आउट ऑफ 100 कैरेक्टर्स 83 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। सो देयर इज 83% सिमिलैरिटी। बट यहां पर एक प्रॉब्लम भी है, हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, सबको एक एक नंबर दिया गया है, विच इज नॉट राइट। भाई कई कैरेक्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई कैरेक्टर इतने कम इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन्हें बराबर स्कोर नहीं दे सकते, करेक्ट? इसीलिए ये जो सिस्टम है इसको भी एक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं माना गया। कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो मतलब केमिकल्स, यानी अलग अलग प्लांट्स में किस टाइप के केमिकल्स पाए जा रहे हैं, किस टाइप के प्रोटीन्स हैं, किस टाइप का डीएनए है, किस टाइप का आरएनए है, किस टाइप के एडिशनल कुछ केमिकल्स हैं जो उनसे मिल सकते हैं हमें। जैसे कई प्लांट से आपको मसाले मिल सकते हैं, कईयों से गम मिल सकते हैं, कईयों से रेजिन मिल सकता है, कईयों से लेटेक्स मिल सकता है, कईयों से म्यूसिलेज मिल सकता है। ये सारी चीजें आपकी हम लोग एक लिस्ट बना करके तैयार करते हैं कि भाई एक प्लांट में ये सारे केमिकल्स हैं एंड स्पेसिफिक केमिकल्स वाले प्लांट को हम अलग से क्लासिफाई कर देते हैं। अगला जो है ये है आपका साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा जाता है यहां अलग अलग प्लांट्स का। यानी कितने क्रोमोसोम हैं, उनमें से मेटासेंट्रिक कितने हैं, सब मेटासेंट्रिक कितने हैं, एक्रोसेंट्रिक कितने हैं, टीलोसेंट्रिक कितने हैं, ये सारी चीज यहां पर देखी जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज साइटोटैक्सोनॉमी। तो ये 6 प्रकार की क्लासिफिकेशन है आपकी: आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, कीमो, साइटो। इन सबके बेसिस, इन सबके आधार आपको याद होने चाहिए। और फिर हम लोग
अब आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन एक्चुअल। तो यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है जहां पर आपको सारे मेन कैरेक्टर्स पहले ही पता लग जाते हैं, सारे के सारे, राइट। यहां पर हम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की तरफ बढ़ेंगे। एल्गी जो है और ब्रायोफाइट जो है, इनमें थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी मतलब असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ नहीं पाई जाती। यहां क्या पाया जाता है? रूट लाइक ऑर्गन, स्टेम लाइक ऑर्गन, लीफ लाइक ऑर्गन। यानी कोई ऐसा ऑर्गन है जो स्टेम की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे आप अगर देखें तो स्टाइप कहा जा सकता है। आप ब्राउन एल्गी में अगर एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे, इट्स कॉल्ड एज टाइप, जो कि स्टेम की तरह बिहेव करता है। सो इट्स नॉट ओरिजिनल स्टेम, इट्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। सिमिलरली असली लीफ नहीं है, लेकिन लीफ से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, जिसे फ्रॉन्ड कहा जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर। रूट नहीं है असली, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर। होल्ड फास्ट मतलब होल्ड करने के लिए, एनकरेजमेंट प्रदान करने के लिए। तो यहां पर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, असली रूट स्टेम लीफ नहीं है। टेरिडोफाइट में जाकर के असली रूट स्टेम लीफ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे इससे जितने भी एडवांस प्लांट्स हैं, उनमें भी बाय डिफॉल्ट आपको रूट, स्टेम और लीव्स असली देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर आप देखें तो जो एल्गी है और जो ब्रायोफाइट है, इनमें मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। यानी मेन प्लांट बॉडी जो है उसमें सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं। जैसे अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो हम क्या कहते हैं? हमारे यूजुअल सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम है, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। यानी कि हम डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे हाथ का कोई सेल निकालोगे, मेरे गाल का कोई सेल निकालोगे, तो वो जो सेल है डिप्लॉयड होगा। इट्स कॉल्ड नॉर्मल सोमैटिक सेल। तो हमारे अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आपको देखने को मिलेगा, जैसा हमारे स्पर्म्स के अंदर होता है, ओवम के अंदर होता है। हमारे गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं ना, इनकी पूरी बॉडी ही हैप्लॉइड होती है। तो इनमें जो लाइफ साइकिल होती है, इट इज मोर ऑफ हैप्लॉन्टिक टाइप। और वही आपका टेरिडोफाइट और उसके बाद आपकी मेन प्लांट बॉडी जो है, इसके अधिकतर सेल डिप्लॉयड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपके हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ज्यादातर जिस प्लांट बॉडी में, इसे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कहा जाता है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कहा जाता है। और जहां डिप्लॉयड सेल स्टार्ट हो जाते हैं, इसे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहा जाता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहा जाता है। तो आगे तीनों में स्पोरोफिटिक बॉडी आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है, अब यहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, तो सिर्फ गैमेटोफाइट खाना बना सकता है। यहां पर थोड़े बहुत जो डिप्लॉयड सेल्स होंगे भी, क्योंकि जाइगोट तो बनेगा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो इट इज डिप्लॉयड, तो वो तो गैमेटोफिटिक बॉडी का पार्ट होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स ही गैमेटोफाइट कहलाते हैं। तो यहां पर जो जाइगोट वगैरह बनेंगे, वो स्पोरोफिटिक बॉडी के पार्ट है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। यानी मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है, तो सिर्फ यही खाना बनाएगी। जो यहां पर डिप्लॉयड सेल्स होंगे, वो इसी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो ओनली गैमेटोफाइट मेक्स द फूड। सिमिलरली यहां पर भी गैमेटोफाइट आपका डोमिनेटिंग है, तो सिर्फ यही खाना बनाता है। थोड़े बहुत अगर डिप्लॉयड सेल्स होंगे भी, तो वो इसी गैमेटोफाइट पर डिपेंड कर रहे होंगे। हायर प्लांट्स जो होते हैं, यहां पर सिर्फ स्पोरोफाइट खाना बनाता है। गैमेटोफाइट जो है, हैप्लॉइड सेल्स यहां पर काफी कम होते हैं, तो ये आपके डिप्लॉयड सेल्स पर, डिप्लॉयड बॉडी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। एक स्पेशल केस आपको देखने को मिलता है टेरिडोफाइट के अंदर। तो P फॉर टेरिडोफाइट एंड P फॉर फोटोसिंथेटिक। तो यहां पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों इंडिपेंडेंट सर्वाइवल शो करते हैं। 4 नंबर का सवाल यहां से बनकर आता है। वस्कुलर टिश्यूज जो हैं, खाना और पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है, ये आपके पहली बार देखे गए थे टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट और इसके बाद देखने को मिलेंगे। एल्गी और ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम नहीं देखने को मिलते। प्लांट की बॉडी ही बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। करेक्ट है। तो ये आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, जहां पर आपको लिटरली हर चीज के बारे में एक अच्छा खासा कॉन्क्रीट आइडिया लग जाता है। अब हम एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं एक एक प्लांट कैटेगरी का। तो द फर्स्ट प्लांट कैटेगरी दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज एल्गी। तो एल्गी जो है यूजुअली पानी में पाई जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ जो है वो लैंड पे आती है। हमेशा यही होता है। चंद्रयान जो है भेजा गया है चांद के ऊपर, साइंटिस्ट ने इतना पैसा खर्च किया है, इतनी मेहनत करी है, इतने सालों तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, सिर्फ इसलिए कि हम चांद के सरफेस पे पानी ढूंढ पाए। क्यों? जलजीरा क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? लस्सी क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? सिर्फ पानी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पानी एक्चुअल में लाइफ की जेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर आप अर्थ पे भी देखें तो पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए वो वाटर में आए। सिमिलरली अगर आप एनिमल किंगडम को भी देखोगे ना, तो आप जब पॉरीफेरा की डिस्कशन करते हो, सीलेंट्रेटा की डिस्कशन करते हो, टीनोफोरा की डिस्कशन करते हो, दे ऑल आर एक्वेटिक। धीरे धीरे एनिमल्स इवॉल्व होते गए और लैंड पे आते गए। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखोगे ना, तो एल्गी जो है ये आपके पानी में पाए जाते हैं, दे आर लार्जली एक्वेटिक। जबकि ब्रायोफाइट जो है थोड़ा सा पानी से बाहर निकले, लेकिन पानी से बहुत दूर नहीं जा पाए। इसीलिए ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी ये लैंड पे रह सकते हैं लेकिन पानी से बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पानी चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। टेरिडोफाइट है, थोड़ा और दूर चला गया लैंड पे, लेकिन फिर भी ये पानी से मुक्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहां पर भी टेरिडोफाइट के अंदर एक स्पेसिफिक स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस। यानी इस टेरिडोफाइट का जो छोटा सा आपका गैमेटोफाइट है ना, थोड़े बहुत जो इसमें हैप्लॉइड सेल कंटेन करने वाली एक स्टेज है, इसको प्रोथैलस कहा जाता है। इसको भी गैमेट के ट्रांसफर के लिए पानी चाहिए, तो ये भी पानी से बहुत दूर नहीं जा पाया। फिर आपके जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये थोड़ा पानी से दूर जाकर के लैंड पर बढ़िया तरीके से रहने लगे। तो अगर आप इसको रटना चाहो तो रट सकते हो, और अगर आप एक लॉजिक लगाना चाहो तो आप हमेशा जीत जाओगे, आप अपने दिमाग की कैपेसिटी बचा लोगे। तो दे आर एक्वेटिक, क्योंकि सबसे लोअर मोस्ट प्लांट्स है, तो ये साफ और खारे पानी दोनों में पाए जा रहे थे। कहां कहां पाए जाएंगे, कौन साफ पानी में कौन खारे पानी में, आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूंगा। यह आपका एसोसिएशन दिखा सकते हैं फंगस के साथ। एल्गी और फंगस की यारी को क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। फंगस का सरफेस एरिया ज्यादा है तो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देगा, शेल्टर प्रोवाइड कर देगा एल्गी को, और एल्गी खाना बना सकता है तो खाना किसको दे देगा? फंगस को। सिमिलरली स्लोथ बियर के साथ यानी एनिमल के साथ भी इनकी दोस्ती हो सकती है। यहां पर दोस्ती का कारण क्या है? एल्गी आपका पानी के आसपास रहता है, तो स्लोथ बियर जिसके बड़े बड़े बाल हैं, इन बालों में जो पानी जमा हो जाता है, उन ड्रॉप्स के पास माइक्रो एल्गी रहना पसंद करती हैं, और ये माइक्रो एल्गी हरी भरी होती हैं कलर में। तो स्लोथ बियर को हरा कलर मिल जाता है जो उसको कैमोफ्लेज में हेल्प करता है। जैसे हमारे फौजी भाइयों की जो वर्दी होती है वो भी आपकी कैमोफ्लेज कहलाती है। उसमें थोड़ा सा रेत का कलर होता है, थोड़ा सा ग्रास का कलर होता है, सो दैट दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। क्योंकि अगर कहीं भी आपकी लड़ाई छिड़ गई है, रेगिस्तान में चाहे लड़ाई छिड़ी हो, चाहे ग्रासलैंड में लड़ाई छिड़ी हो, वो इजीली ट्रैक ना हो पाए। कई जो आपके देश हैं उनकी वर्दी काली है, कईयों की नीली है, वो रेत में आसानी से पकड़ में आ जाएंगे और उन पे निशाना लगाना बहुत ईजी होगा। तो हम लोग काफी स्मार्ट हैं कि हम लोग कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्लोथ बियर को एल्गी से कैमोफ्लेज मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गई, और स्लोथ बियर ने बदले में अपने बालों का जो पानी है, लहराती जुल्फों का जो पानी है, वो एल्गी के नाम कर दिया। तो ये भी एक अच्छी दोस्ती है। रिप्रोडक्शन एल्गी में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बॉडी ही टूट करके अलग अलग फ्रेगमेंट्स बना रही है, तो फ्रेगमेंटेशन से ये आपको देखने को मिलता है प्रोसेस। जैसे कि फंगस में हो रही थी फ्रेगमेंटेशन, यहां पर भी कुछ आपकी फिलामेंटस एल्गी होती हैं जिनकी बॉडी में फ्रेगमेंट्स जनरेट हो सकते हैं। तो जितने फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे उतने नए नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बने हैं पर गैमीट की फ्यूजन नहीं हो रही, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। सबसे कॉमन जो स्पोर है यहां पर यह है जूस्पोर। जूस्पोर मतलब मोटाइल है, एनिमल जैसा है, तो यहां पर यह जूस्पोर कहलाता है। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसे बहुत गौर से देखना है दोस्त। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट बनेंगे, पास पास आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, सबको पता है। अब ये दो गैमीट्स कैसे हो सकते हैं? ये दो गैमेट्स आपके फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं यानी मोटाइल हो सकते हैं। आइसोगैमेट मेल और फीमेल एक जैसे दिखाई दे सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स के अंदर। इन तीन लाइनों में से 4 नंबर का काम आता है। फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन यूलोथ्रिक्स में, और फ्लैजेलेटेड नहीं है यहां पर गैमेट्स, नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल आइसोगैमेट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कंडीशन आपकी स्पाइरोगायरा में। एन आइसोगैमस यानी मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये आपका यूडोरिना में नया एग्जांपल ऐड हुआ था 4-5 साल पहले। एंड ओगैमस कंडीशन यानी फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल और मेल गैमेट छोटा और मोटाइल, ये स्पेसिफिक कंडीशन वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर। तो 4 डिफरेंट केसेस है आपका फ्लैजेलेटेड एंड, यहां पर अगर आप देखें आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड एंड आइसोगैमस पायरोगायरा, एन आइसोगैमस यूडोरिना एंड आपका ओगैमस वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के अंदर। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हुआ। यहां पर अब आपने एल्गी को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया।
तीन डिफरेंट कैटेगरीज में तोड़ दिया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब नाम है ग्रीन एल्गी तो ग्रीन कलर की होगी, नाम है ब्राउन एल्गी तो ऑलिव ग्रीन कलर की भी हो सकती है, थोड़ी सी आपकी डार्क ग्रीन कलर की हो सकती है, और ब्राउन की अलग अलग शेड्स भी यहां पर हो सकती हैं। एंड नाम है रेड एल्गी, रोडोफाइसी, तो रेड कलर की होगी। अब भैया इनमें अलग अलग कलर है तो इनके पीछे कोई वजह तो होगी, इनके पीछे की जो वजह है वो जान लेते हैं। तो क्लोरोफिल सब में पाया जाएगा ए, तो ए तो हम लोग लिख देते हैं ए, फिर बी सी डी एक सीक्वेंस में। यहां पर भी आप पहले ग्रीन को पढ़ोगे, फिर ब्राउन को, फिर रेड को, क्योंकि ग्रीन सबसे सिंपलेस्ट है, रेड सबसे ज्यादा एडवांस है। तो यहां पर ए सब में आएगा, फिर बी सी डी आप एक सीक्वेंस में लिख दीजिए। फ्यूकोजेंथिन, जेंथ वर्ड आ रहा है इसमें, इट इज अ टाइप ऑफ जेंथोफिल जो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है आपकी इस पर्टिकुलर एल्गी को, इट इज कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। और आर फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रो क्या होता है, एरिथ्रो मतलब रेड, जैसे आपकी रेड ब्लड सेल जो है दे आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, तो यहां पर रेड कलर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टोर्ड फूड इनमें क्या होता है, नॉर्मल प्लांट है, हरा भरा प्लांट है, स्टार्च के फॉर्मेट में यहां कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएंगे जैसे होते हैं, और ऑयल के फॉर्मेट में भी स्टोर हो जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें पायरेनॉइड्स कहा जाता है, जिनमें सेंटर पर प्रोटीन होता है, बाहर स्टार्च होता है, दैट इज प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। यहां पर ये जो पायरेनॉइड है इनमें आपका ये जो फूड है ये स्टोर होता है। ब्राउन कलर का आपने क्या देखा है, कोको कोला या पेप्सी, जिसमें ml लिखा रहता है उसकी वॉल्यूम के आगे, 500 ml, 600 ml, तो ml यानी मैनिटॉल और लैमिनेरिन आपके स्टोर्ड फूड है ब्राउन एल्गी के अंदर। और रेड एल्गी जो है इसमें है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि ब्रांच्ड होता है, तो अमाइलोपेक्टिन या फिर आपका ग्लाइकोजन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बात करेंगे इनके स्पोर्स के अंदर फ्लैजेला की, तो आपके फ्लैजेला जो है ये 2 से 8 हो सकते हैं, 2, 4, 8 इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। मतलब ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इस पे लेट्स से 4 अगर फ्लैजेला है तो इक्वल है, बराबर है, और एपिकल है, एक ही जगह से एपेक्स से निकल रहे हैं। इस तरीके की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ब्राउन एल्गी में और कम हो गए, सिर्फ 2 है, अनइक्वल और लेटरल है ना, जैसे यहां पर आपका अनइक्वल है, ये छोटा फ्लैजेला, ये आपका बड़ा फ्लैजेला। अनइक्वल है और लेटरल है यानी साइड से निकल रहे हैं, पायरीफॉर्म है यानी पियर शेप है। और रेड एल्गी में आपका फ्लैजेला एब्सेंट होता है। ठीक है, पाए कहा जाते हैं जो आपके ग्रीन एल्गी हैं, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर तीनों जगह पाए जा सकते हैं, ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आप रेड एल्गी की तरफ बढ़ोगे आप मैराइन वाटर की तरफ जाते जाओगे। तो यहां पर ब्राउन एल्गी में फ्रेश आपके रेयर हो गए और ब्रैकिश और सॉल्ट आपके ज्यादा हो गए, जबकि आपके रेड एल्गी में फ्रेश एकदम ही कम बचे और सॉल्ट एकदम ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये जो रेड एल्गी है ना, ये एक समुद्र में अलग अलग डेप्थ पे भी पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर इनका कलर कुछ ऐसा है कि अपनी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। अगर हम यहां पर स्पेक्ट्रम के बारे में लिखें तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, VIBGYOR, विब्ग्योर। तो यहां पर आप इस साइड जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी एंड फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस साइड है ना। तो अगर कोई रेड ऑर्गेनिज्म है, रेड ऑर्गेनिज्म है, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना प्रेफर कर रहा होगा। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की, इंडिगो की, ब्लू की, इसीलिए आपके डीपली ओशन में अंदर तक भी पाए जा सकते हैं रेड एल्गी, और सरफेस पे तो पाए ही जा सकते हैं। अगर आप देखें रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही आपकी फ्रेगमेंटेशन से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे यहां पर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही आपका जूस्पोर, जिसमें 2 से 8 आपके फ्लैजेला होंगे, यहां पर जूस्पोर जिसमें 2 फ्लैजेला होंगे, यहां पर आपके असेक्सुअल स्पोर जो होंगे इनमें कोई फ्लैजेला नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आइसो एनाइसो उगैमस हो सकती है, आइसो एनाइसो उगैमस हो सकती है, यहां सिर्फ उगैमस देखने को मिलेगी, यानी कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस में आपका मेल गैमेट यहां पर मोटाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो हरे कलर की एसयूवी दिमाग में लेकर के आइए, क्लासी कार होती है एसयूवी, क्लासी, क्ला दैट इज क्लेमाइडोमोनास, कार दैट इज कारा, एसयूवी स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स, क्लासी कार एसयूवी। डीएलएफ जो आईपीएल को स्पॉन्सर करता था, डीएलएफ ईएस क्या हो गया भाई, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सारगासम। और सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी है केल्प, प्रोफ्यूजली ब्रांच, 100 मीटर तक की इसकी हाइट हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रांच केल्प जो है ये भी आपका ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। रेड एल्गी पीजी मतलब पोरफायरा, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पीजी आपको देखने को मिलता है।
तो दिस इज अ क्लियर कट बाइफर्केशन ऑफ ऑल थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी। अगर आप देखेंगे एल्गी और क्या क्या कर सकता है, भाई एल्गी प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, एंड ये माइक्रो होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट है। तो ये ओशन में बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो दुनिया में जितना भी CO2 फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्सेशन मतलब जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका 50% तक एल्गी कर सकते हैं, इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से और क्या निकलता है, ऑक्सीजन, यानी अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन भी ये जनरेट कर रहे होंगे। और फोटोसिंथेसिस से होता क्या है, खाना बनता है, तो एक खाना भी प्रदान करते हैं अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को। सबसे ज्यादा खाना कौन प्रदान करता है, LPS, लैमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम, और इसके अलावा 70 से भी ज्यादा मेराइन एल्गी की स्पीसीज हैं जो अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को खाना प्रदान करती हैं और एक्वेटिक फूड चेन को इनिशिएट करती हैं। ये हाइड्रोकोलॉइड्स भी बना सकती हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे एल्जिन, A फॉर एल्जिन, तो कौन बना रहा होगा इसे, B फॉर ब्राउन एल्गी बना रहा होगा। कैराजीन है, इसमें डबल R आ रहा है, एक और R लगा दो, RRR, ट्रिपल R बना देंगे, रेड एल्गी ये बनाता है कैराजीन। अगर आप देखेंगे अगार यहां पर आपका तैयार होता है, जो कौन बनाते हैं, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। यह आपका यूज होता है लेबोरेटरी में टू ग्रो द माइक्रोब्स एज वेल एज टू प्रिपेयर आइसक्रीम एंड जेलीज। उनको सॉलिडिफाई करने का काम जो है ये कौन करता है, अगार करता है। क्लोरेला आपका प्रोटीन बनाने के लिए जाना जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए जाना जाता है। यानी ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये इतनी मात्रा में प्रोटीन बनाता है कि स्पेस ट्रेवलर्स बकायदा इन प्रोटीन की टैबलेट्स को स्पेस में लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहां पर आलू का पराठा तो पैक करके ले जाएंगे नहीं। एक साल के लिए अगर किसी मिशन पे जा रहे हैं, 3 महीने 4 महीने के लिए अगर किसी मिशन पे जा रहे हैं, सो दे नीड द लेसर वेट, एज लेस एज पॉसिबल। तो उसके लिए ये क्लोरेला की बनी हुई प्रोटीन टैबलेट्स वहां पर लेकर के जाते हैं। तो दिस इज अबाउट योर एल्गी। व्हेन इट कम्स टू योर ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट कहां पाए जाएंगे, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में। शेडी प्लेसेस मतलब पानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं, मॉइस्ट यानी मॉइस्चर जो है आसपास है ही। और यहां पर इनमें भी थैलस कंडीशन है, यानी यहां पर भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं पाई जा रही हैं। कहां स्टार्ट होंगी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स पाई जाना, आपकी टेरिडोफाइट में। तो यहां भी थैलस कंडीशन है। यह आपका पड़ा हुआ थैलस भी हो सकता है, प्रोस्ट्रेट, यह आपका खड़ा हुआ थैलस भी हो सकता है, इरेक्ट। और इसमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स कहा जाता है, जो इन्हें मिट्टी से कनेक्ट करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इनमें जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, एंथरीडिया, एंथर वर्ड आ रहा है इसमें। आपको पता है फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है स्टेमेन, उसमें 2 और पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू मेल, और आर्किगोनिया जो है ये शब्द रिलेटेड टू फीमेल है। तो यहां पर जो आर्किगोनिया है फ्लास्क शेप होता है, तो ये फ्लास्क शेप आर्किगोनिया है, जिसमें क्या है आपका एक सिंगल एग यहां पर मौजूद है। यानी ये जो आर्किगोनिया है इसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है। और ये जो एंथ्रीडिया है ये क्या बनाता है, ये आपका बायफ्लैजेलेटेड एंथ्राजॉइड बनाता है। तो इस एंथ्राजॉइड को यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना पड़ेगा, तो ये वाटर के थ्रू पहुंचाया जाता है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। पानी में ये अपने एंथ्राजॉइड्स को छोड़ देगा और ये कहां तक पहुंच जाएंगे, एग तक पहुंच जाएंगे। अब मेल और फीमेल गैमेट अगर साथ साथ आ चुके हैं तो इस एग की जगह पर क्या आ जाएगा, मेल गैमेट भी आ चुका है, इस एग की जगह पर क्या बन जाएगा, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड है। तो ये जो जाइगोट है थोड़ा सा माइटोसिस करेगा और खुद जैसे और डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा। डिप्लॉयड सेल्स मतलब आपका स्पोरोफाइट बनाएगा। मेन प्लांट बॉडी तो हैप्लॉयड है, दैट इज गैमेटोफाइट। कुछ सेल्स इसने स्पोरोफाइट के बनाए। अब स्पोरोफाइट यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता है क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी। तो ये क्या करेगा, फटाफट आपका मियोसिस कर लेगा और अपने क्रोमोसोम्स के नंबर को आधा कर लेगा और बना लेगा हैप्लॉयड स्पोर्स। और हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, जो मेन प्लांट बॉडी है, यानी मेन प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। यानी क्या हुआ, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। ब्रायोफाइट की बॉडी की बात हो रही है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉयड गैमेट्स कैसे बनाएंगे, माइटोसिस से। तो यहां पर भी माइटोसिस हुई, यहां पर भी आपकी माइटोसिस हुई। हैप्लॉयड मेल फीमेल गैमेट बने, पास पास गए तो फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट बना दिया। उसके बाद आगे चल के डिवाइड करके डिप्लॉयड सेल्स बना दिए स्पोरोफाइट। और उसके बाद इसको मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड बनानी थी तो मियोसिस से स्पोर बना लिए और आपका यहां पर गैमेटोफाइट इन्होंने तैयार कर दिया।
सिंपल सी बात है, ये आपकी लाइफ साइकिल हो गई ब्रायोफाइट की। अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंस क्या होती है आपके ब्रायोफाइट्स की, पहले तो ये प्लांट है तो फूड तो बनाएंगे ही, है ना, अलग अलग बर्ड्स को, मैमल्स को ये फूड प्रदान कर सकते हैं खाने के लिए। प्लस ये स्फेगनम जो है एक एग्जांपल ब्रायोफाइट का है, पीट बना सकता है, विच इज ऑल्सो हेल्पफुल इन होल्डिंग द वाटर। तो अगर आप किसी चीज को एक नाव में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं किसी चीज की, तो आप उस लिविंग मैटर को कवर कर सकते हैं विद द लेयर ऑफ पीट। ये क्या करेगा, अगर रास्ते में बारिश हो जाती है, आसपास से पानी घुस जाता है उस मैटर के पास, तो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कवरिंग ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, अंदर नहीं जाने देगी। तो अल्टीमेटली स्फेगनम जो है ये आपका एक अच्छा यहां पर ट्रांसशिपमेंट मटेरियल है। अगर आपका पत्थर जो है इस पे जिंदगी बनना स्टार्ट हुई है, पत्थर सॉइल में कन्वर्ट हुआ है, तो सॉइल को बाइंड करने का काम इनिशियली कौन करेगा, ब्रायोफाइट। और इसमें भी मॉसेस, ये खाना बनाने का काम भी मॉसेस करते हैं। स्फेगनम जो पीट बनाता है ये भी एक मॉस है। आपका रॉक्स को कॉलोनाइज करने का भी काम मॉसेस का ही है, और आपका डेंस मैट सॉइल पे बनाने का काम भी मॉसेस का ही है। तो मॉसिजी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखें तो दो प्रकार के यहां पर क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो लिवरवर्ट्स जो है इनको हम पहले पढ़ते हैं तो लेसर डेवलप्ड है, मॉसेस आपकी ज्यादा डेवलप्ड है। तो लिवरवर्ट में सिर्फ ये मार्केंशिया का स्ट्रक्चर देखो और इसी से काफी चीजें पता लगाने की कोशिश करो। ये जो खिली खिली है ये आपकी फीमेल हो जाएगी, फीमेल जैसे खुशबहार रहती है बिल्कुल। और ये जो हमारे हॉस्टल के लौंडे लपाड़े हैं एकदम बिना नहाए हुए, ये यहां पर अलग से ही मुरझाए हुए मेल दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो डंडी है फीमेल के साथ एसोसिएटेड, फीमेल से एसोसिएटेड डंडी है तो आर्किगोनियोफोर, और मेल से एसोसिएटेड डंडी है तो एंथ्रीडियोफोर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहां पर स्ट्रक्चर डॉर्सीवेंट्रल है आपके मार्केंशिया का। डॉर्सीवेंट्रल मतलब डॉर्सल पार्ट अलग, वेंट्रल पार्ट अलग। क्यों? क्योंकि ये जो पत्ता है ना ये एक्चुअल में ऐसा खड़ा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली पड़ा हुआ है। जस्ट लाइक दिस पेपर, लेट मी जस्ट शो यू दिस अप, जस्ट लाइक दिस पेपर, राइट। इस पेपर की तरह ये जो आपका हरा भरा पत्ता है ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर से ऐसे डंडी निकल रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्किगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर कह रहे हैं। इसके ऊपर से डंडी निकल रही है, और नीचे क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम राइजोइड कह रहे हैं। तो क्या ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस में फर्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसीलिए इसे बोले डॉर्सीवेंट्रल। प्लस क्लोजली अप्रेस्ड स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेटम, यानी सबस्ट्रेटम मतलब नीचे का जो ग्राउंड है, नीचे का जो लेवल है, समझ लीजिए ग्राउंड है मेरा हाथ, तो इसके ऊपर ये पत्ती एकदम क्लोजली प्रेस्ड है, क्लोजली अप्रेस्ड स्ट्रक्चर है। यहां पे आपको पत्ती खड़ी करके दिखानी थी जिससे डायग्राम अच्छा दिखे, आपको समझ में आए कि एक पत्ती है। ऐसे बना दूंगा सिर्फ एक लाइन तो कभी समझ में नहीं आएगी, दैट्स व्हाई पत्ती को ऐसे बनाया है। अदरवाइज ये क्लोजली अप्रेस्ड है टू द ग्राउंड, ग्राउंड से चिपकी हुई है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, और ऊपर क्या निकले हुए हैं, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर निकले हुए हैं। और ऊपर की साइड और क्या है, ऊपर की साइड एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कह रहे हैं, गैमा कप। तो गैमा कप एक रिसेप्टिकल है, यानी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या भरे हुए हैं, गैमा भरे हुए हैं। और ये गैमा क्या है, ग्रीन मल्टीसेल्युलर असेक्सुअल बड है, यानी असेक्सुअल बड है। ये गैमा जब अलग हो जाएंगे इस पत्ती पे से, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे से, तो आपके जर्मिनेट करके नया ब्रायोफाइट, नया मार्केंशिया तैयार कर देंगे। तो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है ये। अगर कुछ लीफी मेंबर्स होते हैं आपके लिवरवर्ट के अंदर, तो वहां पर आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके दोनों साइड में टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से पाए जाते हैं। 2 रोज ऑफ टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है, जो बनेगा, जो कि आपका डोमिनेटिंग नहीं है, जाइगोट जब बनेगा तो उसके बाद कुछ डिप्लॉयड सेल्स भी बनेंगे स्पोरोफाइट, इनमें फुट, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलता है आपको। और स्पोर्स कहां बनेंगे, आपके हैप्लॉइड स्पोर्स कहां बनेंगे, डिप्लॉयड सेल से, इन द कैप्सूल। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसी को देख लीजिए। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका नीचे पत्तियां लगी हुई हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई हैं, तो ये तो आपका गैमेटोफाइट हो गया जो खाना बना लेगा। ऊपर क्या है, यहां पर लेट्स से जाइगोट बना, तो जाइगोट से आपके डिप्लॉयड सेल्स निकलेंगे। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये जाइगोट से ही निकला है, ये आपका डिप्लॉयड ही है। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है फुट, फुट मतलब पैर सबसे नीचे, ये आपकी डंडी है सीटा, और ये गोल मटोल स्ट्रक्चर है आपका कैप्सूल। अब ये सारे सेल्स आपके जाइगोट से बने हैं, तो सारे सेल्स डिप्लॉयड है। इस कैप्सूल में भी डिप्लॉयड सेल्स होंगे, बिल्कुल। ये डिप्लॉयड सेल्स मियोसिस करके हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएंगे, और ये कैप्सूल जब फट जाएगा तो इससे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे,
और ये स्पोर्स रिलीज होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स है, तो हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी तैयार कर लेंगे ब्रायोफाइट के। ये है आपका लीवरवॉर्ट। अगर आप मॉसिस की बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं, आराम से सुनिएगा। पहली स्टेज जो आती है हैप्लॉइड स्टेज, वो डायरेक्टली हैप्लॉइड स्पोर से ही आएगी। हम कह रहे हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कैसे बनेगी? स्पोर के जर्मिनेशन से। तो डायरेक्टली स्पोर के जर्मिनेट होते ही जो स्टेज आती है इसे हम कहते हैं प्रोटोनेमा, है ना। प्रोटोनेमा, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव। तो प्रोटोनेमा कैसी है? आपकी पड़ी हुई स्टेज है, यानी यहां पर क्या है आपका, ये जो है क्रीपिंग स्टेज है, जमीन पर रेंग रही है ये बेल, है ना। यहां पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके दिखाए हैं, यानी ये फिलामेंटस है, इसके छोटे छोटे फिलामेंट्स है। यहां पर मैंने ब्रांचिंग दिखाई है, यानी ये ब्रांच्ड है। यहां पर मैंने इसे ग्रीन कलर से दिखाया है, यानी ये क्या है आपकी ग्रीन है। तो इट इज ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज, जिसे प्राइमरी प्रोटोनेमा कहा जाता है। अब इसी प्रोटोनेमा में ब्रांचिंग थोड़ी बढ़ जाती है तो इसे सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहने लग जाते हैं। तो इस पे आ जाते हैं लेटरल बड्स। इन बड्स से आपको देखने को मिलती है एक लीफी स्टेज, एक ऐसी स्टेज जिसमें बढ़िया लीफ आती है, और ये खड़ी स्टेज है। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट स्लाइड में कि इनका जो थैलस है ब्रायोफाइट का, ये पड़ा भी हो सकता है और खड़ा भी हो सकता है ना। और राइजोइड आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब यहां देखिए आपका जो थैलस है पड़ा भी है, क्रीपिंग भी है और खड़ा भी है, आपका इरेक्ट भी है। प्लस यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिवरवॉर्ट और मॉसिस में से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है भाई? बाद में किसको पढ़ रहे हो? मॉसिस को। तो यहां जो राइजोइड है यूनिसेलुलर होते हैं, यहां जो राइजोइड आपको देखने को मिलेंगे मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। तो दोनों बातें हमारी जनरल डिस्कशन की यहां पर हमने साक्षात देख ली। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लेटरल बड निकला और इससे निकली लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जा रहे हैं। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा और यहां बन जाएगा जाइगोट। इससे निकलेंगे फुटसिटा कैप्सूल, जैसे कि फ्यूनेरिया में निकल रहे हैं, है ना। ये फ्यूनेरिया है। तो नीचे आपके लीफ हैं जो फोटोसिंथेटिक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये आपका गैमेटोफाइट है जो खाना बना सकता है, और इसके ऊपर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो खाना नहीं बना सकता, तो ये स्पोरोफाइट है। इट विल डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से भी यहां पर रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट यहां पर हमने बनाकर दिखाए थे, फिलामेंट्स बनाकर दिखाए थे, तो फ्रेगमेंटेशन से भी यहां पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेटरल बड भी देखने को मिल रहे हैं, तो बडिंग से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं यहां पर। तो आपका लीफी स्टेज में सिर्फ यहां पर कोई सेक्स ऑर्गन मैंने नहीं बनाए, यहां बनाए हैं। लीफी स्टेज में आपका हो सकता है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड आपका स्फेगनम, FPS यहां पर एग्जांपल्स हो जाते हैं। इनके बाद अगर आप देखें तो आपको एक और चीज देखने को मिलती है, राइट। एक सेकेंड। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको एक और चीज देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज टेरिडोफाइट, है ना। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट टेरिडोफाइट इन डिटेल। टेरिडोफाइट जो है मेडिसिनल भी हो सकते हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मेडिसिन जो इस्तेमाल करी गई थी वो यहीं से ली गई थी। कौन सी है वो मेडिसिन? संजीवनी बूटी, सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। यानी सबसे खूबसूरत चीज और सबसे काम की चीज यहीं से ली गई थी। टेरिडोफाइट्स की एक खास बात है। और जस्ट आफ्टर ब्रायोफाइट एज अ सॉइल बाइंडर ये आते हैं, तो ये मिट्टी को रोकने का भी काम करते हैं, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ये आपका ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, यानी डैम्प या ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस पे तो पाए जा ही रहे हैं ब्रायोफाइट्स की तरह। उसके अलावा ये यहां पर कूल प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं, कुछ जो है सैंडी कंडीशंस में भी पाए जा रहे होते हैं। यहां पर डिफरेंट तरीके के लीव्स हैं, जैसे फर्न के अंदर बड़े बड़े लीव्स हैं, मैक्रोफिल्स कहा जाता है। फिल का मतलब लीफ, मैक्रो मतलब बड़े। और सेलेजिनेला जो हमारी संजीवनी बूटी है उसी की एक जो कैटेगरी है, इसमें माइक्रोफिल्स यानी छोटे छोटे लीफ पाए जाते हैं। अब यहां पर ये जो लीफ है इनमें नीचे पाए जाते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब ऐसे सैक्स, ऐसे पर्टिकुलर आपके कंटेनर्स जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो ये आपके स्पोरेंजिया हैं, ठीक है। अब क्या होता है काफी केसेस में यहां पर टेरिडोफाइट में कोन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्पोरोफिल्स हैं, जो इस प्रकार से पत्तियां हैं, ये ऐसे हो जाती हैं, पास पास आके एक कोन बना लेती हैं, है ना। तो ये जो आपके गोल मटोल से स्पोरेंजिया हैं, ये इन लीव्स के साथ पहले नीचे लटके हुए थे, और अब जब लीफ ऐसे हुई तो यहां पर आपके स्ट्रक्चर आ जाएंगे और इनके अंदर स्पोर्स बन रहे होंगे, है ना। तो ये जो आपकी लीव्स हैं ये कोन बना भी सकती हैं, जैसे कि सेलेजिनेला और इक्विसिटम में कोन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कुछ डिप्लॉयड सेल्स होंगे, स्पोर मदर सेल्स,
ये आपका मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बना लेंगे। स्पोरेंजिया के जो सेल्स हैं डिप्लॉइड हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट पे आ चुके हैं हम। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉइड, है ना। तो डिप्लॉइड है मेन प्लांट बॉडी, है सारे के सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं। तो इसमें से कुछ जो डिप्लॉइड सेल हैं ये स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे और मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। और हैप्लॉइड स्पोर अब ग्रो कर जाएगा तो एक छोटा सा मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक प्रोथैलस ये बना लेंगे। मल्टी सेल्यूलर प्लस फोटोसिंथेटिक, मैंने कहा था टेरिडोफाइट में एक यूनिक केस है। आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो यहां पे प्रोथैलस बहुत छोटा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, लेकिन फिर भी आपका ये यहां पर फोटोसिंथेटिक है। यहां पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, तो इसमें गैमेट के ट्रांसफर के लिए फिर वाटर चाहिए, इसीलिए प्रोथैलस भी ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पे आसपास पानी हो। मेल और फीमेल गैमेट मिल गए, बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। और डिप्लॉइड जाइगोट ने डिवाइड कर करके बना लिए काफी सारे बॉडी के मेन डिप्लॉइड सेल्स, जो कि हमें तैयार करने ही थे। यानी किसी जगह अगर ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है तो आपका क्या होता है, वहां पर डायरेक्टली स्पोर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ही बन जाती है ना। और जहां पे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है वहां पहले स्पोर जर्मिनेट होता है, कुछ एक हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, फिर आपका गैमेटिक फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिवाइड करके पूरी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी तैयार करता है, जैसा कि हमें यहां पर देखने को मिला टेरिडोफाइट में। यहां एक खास चीज स्टार्ट हो चुकी होती है दोस्त, जिसे हेट्रोस्पोरी कहते हैं। हेट्रोस्पोरी मतलब दो प्रकार के स्पोर्स। मेगास्पोर्स आपके फीमेल गैमेटोफाइट तैयार कर रहे होंगे, फीमेल हैप्लॉइड बॉडी तैयार करेंगे, और माइक्रोस्पोर्स जो आपकी मेल प्लांट बॉडी तैयार कर रहे होंगे। तो हेट्रोस्पोरी यहां पर सेलाजिनेला और साल्विनिया के अंदर देखने को मिलती है, और यह सवाल 4 नंबर में पूछा जाता है। सेलाजिनेला और साल्विनिया में पहली बार टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरी यानी दो प्रकार के स्पोर्स आपको देखने को मिले। और यहां पर आपका प्रिकर्सर टू सीड हैबिट भी पहली बार देखने को मिला, यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट था ना, फीमेल का जो हैप्लॉइड पार्ट था उसको रिटेन किया जा रहा था फॉर वेरिएबल पीरियड, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल के पास आ रहा है। तो जहां पर पहले फीमेल थी वहीं पर जाइगोट बन रहा है, तो उस पार्ट को तो हमें बचा कर रखना है जब तक एम्ब्रियो ना बन जाए। मेल पार्ट को धक्का मार के हम लोग बाहर निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और फीमेल जब अच्छे तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस कर देती है, काफी सारे डिप्लॉयड सेल्स जब बन जाते हैं, तो फीमेल की भी जब जरूरत खत्म हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाता है जब आपका स्पोरोफाइट, तो उसे भी हटा दिया जाता है। लेकिन फीमेल को तब भी फॉर लॉन्गर टाइम्स रिटेन किया जाता है। इससे हमें यह पता लगता है कि इवोल्यूशनरीली आगे सीड आने वाला है, क्योंकि सीड कैसे बनते हैं, आपका ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। मेल का तो लेना देना नहीं है कुछ उसमें, भाई ओव्यूल जो है वो फीमेल का पार्ट है, ओवरी जो है वो फीमेल का पार्ट है, राइट। तो हमें पता लग गया था टेरिडोफाइट में ये खास बात देख करके, हेट्रोस्पोरी देख करके, फीमेल की रिटेंशन देख करके, कि आगे आने वाले जो इससे एडवांस प्लांट होंगे वहां पर सीड जैसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट पहली बार कहां देखने को मिला, ये प्रैक्टिस कहां देखने को मिली, आपकी टेरिडोफाइट में। और सच में सीड कहां पर आया, चाहे नंगा पुंगा ही सही, पर सीड पहली बार कहां पर आया, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। अब क्लासिफाई भी कर सकते हो आप अलग अलग तरीके से टेरिडोफाइट्स को, जैसे साइलोप्सिडा है तो नाम में ही साइलो आ जाएगा, साइलोटम। लाइकोप्सिडा है तो एलएस यानी लाइफ साइंसेस से याद कर लो, लाइकोप्सिडा है तो लाइकोपोडियम हो गया और सेलाजिनेला यहां पर आ गया। फेनोप्सिडा है तो एस ई का साउंड आ रहा है, इक्विसिटम यहां पर आ गया। टेरोप्सिडा है तो टेर का साउंड आ रहा है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम डैप से या पैड से याद कर सकते हो। तो आपको ये सारी सिर्फ नाम और इनके एग्जांपल्स याद करने होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब है नेकेड, स्पर्मा का मतलब है सीड, यानी बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड्स हैं वो क्या होते हैं, आपके नेकेड होते हैं। यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल आपका नेकेड है, उसके ऊपर ओवरी नहीं है, और आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड जो है नेकेड है, उसके ऊपर फ्रूट नहीं है, यानी फ्रूट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको झाड़ियां भी देखने को मिल सकती हैं ठीक ठाक लेंथ की, और मीडियम टू टॉल साइज आपके ट्रीज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे सिकोया गाइगेंटिका दुनिया के सबसे बड़े ट्रीज में से एक है, वो जिम्नोस्पर्म है। और इतने बड़े पेड़ को अगर आपको टिकाना है तो आपकी रूट अंदर तक घुसी हुई होनी चाहिए, यानी टैप रूट यहां पर होनी चाहिए। ये जो जिम्नोस्पर्म्स है अलग अलग एसोसिएशन भी बनाते हैं, जैसे माइकोराइजा आपने सुना था ना, माइकोराइजा मतलब राइजा का मतलब रूट, माइको मतलब फंगस, तो फंगस एसोसिएट हो रहा था हायर प्लांट की रूट के साथ। वो हायर प्लांट कौन सा है, पाइनस। और कोरोलॉइड रूट, सी फॉर कोरोलॉइड रूट, ये किसके साथ एसोसिएशन है, सी फॉर साइकस की एसोसिएशन है, किसके साथ, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया के साथ, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पर साइनोबैक्टीरिया जो है
आपके इन रूट्स को, साइकस की रूट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देती हैं और बदले में खाना ले लेती हैं। ये आपकी एसोसिएशन है। तो ये दो एसोसिएशंस दिखाती हैं आपकी जिम्नोस्पर्म्स। स्टेम जो है अनब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे साइकस में आपके स्कूल में आपने उगा हुआ पौधा देखा होगा, साइकस बहुत कॉमन है, तो एकदम अनब्रांच होता है, इस तरीके का आपका पौधा होता है। एक जो स्टेम है वो आपकी अनब्रांच रहती है, जबकि बड़े बड़े जो पेड़ हैं आपके पाइनस और सेड्रस, इनमें ब्रांच स्टेम आपको देखने को मिलती है। लीव्स जो है साइकस में ये पिन जैसी होती हैं, पिनेट लीव्स, क्योंकि इनको वाटर कंजर्वेशन करनी है, तो बहुत पतली पतली लीव्स होती हैं जिससे वाटर का ज्यादा लॉस ना हो। संकन स्टोमेटा यानी डीप पिटेड स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल भी यहां पर देखने को मिलती है। पाइनस में भी निडल लाइक लीव्स आपकी होती हैं। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स जो है हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी टेरिडोफाइट में तो हेट्रोस्पोरी की शुरुआत हुई थी सिर्फ सेलाजिनेला और साल्विनिया में, यहां पर सारे ही आपके लगभग हेट्रोस्पोरस आपको देखने को मिल गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। तो मेल है तो इसकी पत्तियों ने जुड़ जुड़ कर क्या बना लिया है, मेल कोन बना लिया है, जिसको मेल स्ट्रोबिलस या मेल लैक्स भी बोल सकते हैं। और यहां पर इनके जो स्पोरेंजिया थे वो यहां पर आ गए। मेल है तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, ये जो पत्ती है इसको बोलेंगे माइक्रोफिल, ये जो कोन है इसको बोलेंगे मेल कोन। सिमिलरली फीमेल के लिए नाम देने हैं तो ये हो गया आपका फीमेल कोन, ये हो गया आपका फीमेल पत्ती यानी मेगास्पोरोफिल, ये हो गया आपका फीमेल स्पोरेंजिया यानी मेगास्पोरेंजिया, और ये हो गए आपके स्पोर यानी मेगास्पोर्स। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोर है ये आपका डेवलप हो जाएगा किसमें, पॉलन में, जिसमें मेल गैमेट पाया जाता है। और ये जो आपका यहां पर मेगास्पोरेंजियम है, ये जो आपका मेगास्पोरेंजियम है ये किसमें डेवलप हो जाती है, ओव्यूल में। और ओव्यूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल पाए जाते हैं जिन्हें न्यूसिलस के सेल कहा जाता है। इनमें से एक सेल बोलता है मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल, मैं डिप्लॉयड हूं, मैं करूंगा आपका मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, तो ये 4 मेगास्पोर बना लेता है। 4 मेगास्पोर में से 3 आपके डिजनरेट हो जाते हैं। एक जो मेगास्पोर है ये क्या हो जाता है, धड़ाधड़ डिवाइड करता है, और मेगास्पोर ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा, स्पोर है तो ये अपने जैसे काफी सारे हैप्लॉइड सेल्स बना लेता है, यानी गैमेटोफाइट बना लेता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया पाए जाते हैं। तो आर्किगोनिया बन चुके हैं यहां पर, है ना, हैप्लॉइड आर्किगोनिया बन चुके हैं, और यहां पर हैप्लॉइड पॉलन बन चुका है। ये पॉलन जो है हवा के थ्रू, बहती हवा सा था, ये सीधा पहुंच जाएगा आपका फीमेल के पास, और दोनों फीमेल और मेल गैमेट जो है ये मिल करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। और जाइगोट आपका डिवाइड करके और ज्यादा डिप्लॉयड सेल्स बना लेगा। जिम्नोस्पर्म की जो मेन बॉडी है वो आपकी तैयार कर लेगा, स्पोरोफाइट तैयार कर लेगा। तो जाइगोट जो है डिप्लॉयड आगे एम्ब्रियो बना लेगा, ओव्यूल जो है ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी यहां पर है नहीं तो फ्रूट यहां पर बनेगा नहीं। अब अलग अलग प्लांट हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं जैसे कि पाइनस, जिसमें मेल और फीमेल सेम ही आपके प्लांट में पाया जा रहा है। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं जैसे मेल और फीमेल साइकस अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दी। When it comes to एंजियोस्पर्म, तो यहां पर जो चीज दी हुई है इस चैप्टर में, इस सेम चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मैं आपको बहुत जल्दी कराने वाला हूं। इसीलिए मैंने यहां पर उस चीज को छेड़ा नहीं है, बिकॉज काफी डिटेल में हमें पढ़ना ही है, और बहुत छोटी सीरीज है तो रिपीटेटिव चीजें करके कोई फायदा नहीं है। दैट्स वाई उसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, है ना। अब आपकी साइकिल्स आती हैं अलग अलग टाइप की, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। भाई आपको सीधा सीधा पता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है इनमें मेन प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एल्गी में आपकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉयड, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट में हैप्लॉयड सेल ज्यादा है, डिप्लॉयड थोड़े कम है। टेरिडोफाइट में डिप्लॉयड सेल ज्यादा है, हैप्लॉयड थोड़े कम है, पर दोनों कंसिडरेबल है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसके अलावा चीजें क्या है, जैसे हैप्लॉन्टिक में क्लामाइडोमोनास आ गया जो कि ग्रीन एल्गी था, स्पाइरोगायरा जो कि ग्रीन एल्गी था, वॉल्वॉक्स जो कि ग्रीन एल्गी था, कॉलोनियल था, ये आपको देखने को मिली, सारी हैप्लॉन्टिक है, करेक्ट है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के अलावा एक्टोकार्पस देखने को मिला जो ब्राउन एल्गी था, पॉलीसाइफोनिया जो रेड एल्गी था, कैल्प देखने को मिला जो ब्राउन एल्गी था, और सबसे इंपॉर्टेंट सारे एल्गी हैप्लॉन्टिक होते हैं। फ्यूकस जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है डिप्लॉन्टिक में, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। तो यहां पर आपको ये सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने होते हैं, बाकी सारी चीजें हमने जो यहां पर पढ़ी हैं हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक के बारे में, यही सारी की सारी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। तो दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल, सो यू नीड टू मेमोराइज ओनली द 3 लाइंस व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 3 लाइनें पढ़ लोगे नीचे की ब्लू कलर से लिखी हुई, यू आर मोर देन डन फॉर द टॉपिक।
है ना। तो यहां पर हम लोगों ने आज एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को और जिम्नोस्पर्म को अच्छे से देखा। इन कमिंग सेशन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स इन डिटेल, जिनकी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज तो हमने जानी ही, जैसे इनमें फ्रूट बनता है, फ्लावर बनते हैं, है ना, नेकेड सीड नहीं होते, सीड के ऊपर फ्रूट है, फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं। तो वी नीड टू टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म इन अ बिट मोर डिटेल इन कमिंग चैप्टर्स, जो कि मैं आपको करा दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और अगर ये माइंड मैप पसंद आया हो, ये एफर्ट्स अगर अच्छे लगे हों, कंसोलिडेशन अगर अच्छी लगी हो, तो एक बार विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे हम अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स द प्लांट फिजियोलॉजी एंड देन टुवर्ड्स द 12th क्लास माइंड मैप्स। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।